आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर की एक्सरसाइज क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नोट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म वर्क। क्वेश्चन है, ये कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं और हमें इनको देखकर बताना है कि कौन से किस कंडीशन में वर्क होगा और किस कंडीशन में वर्क नहीं होगा। तो फर्स्ट, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा एक पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है। बी पार्ट है, डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी अपनी बैक पे कुछ लोड कैरी कर रहा है। थर्ड है, ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक विंड मिल से पानी को कुएं के ऊपर खींचा जा रहा है। फोर्थ पार्ट है, ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फिफ्थ पार्ट है, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है। सिक्स पार्ट है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। जो फूड ग्रेन है वो ड्राइड हो रही है सन में। और लास्ट पार्ट है इसका, इस सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। और एक सेल बोट है वो मूव कर रही है विंड एनर्जी के कारण। तो हमें इन सारे पार्ट्स को बताना है कि इस किस में वर्क हो रहा है और किस में वर्क नहीं हो रहा है, और हमें रीज़न भी देना है। पार्ट फर्स्ट है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है, क्या ये वर्क डन होगा? तो इसका रीज़न है, सुमा इज डूइंग वर्क एज शी एबल टू मूव हरसेल्फ बाई अप्लाइंग फोर्स विद द मूवमेंट ऑफ हर आर्म्स एंड लेग्स इन द वाटर। जो सुमा है वो अपनी आर्म और अपनी लेग को का मूवमेंट करा रही है पानी के अंदर, और बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से वो क्या कर रही है, उसके अंदर मूव कर रही है। तो ये हमारा वर्क डन होगा। सेकंड पार्ट है, डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी अपनी बैक पे कुछ लोड को कैरी कर रहा है, कि इस कंडीशन में वर्क डन होगा जब भी वर्क और डिस्प्लेसमेंट का बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, यानी वर्क और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे। उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो होगा जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और जब परपेंडिकुलर है उस कंडीशन में थीटा कितना, 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है ज़ीरो। और जब ज़ीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो वो ज़ीरो बन जाता है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, उस कंडीशन में जो नेट वर्क डन होगा वो कितना, ज़ीरो होगा। तो सेकंड पार्ट हमारा, ए डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। एक डंकी अपनी बैक पे कुछ लोड कैरी कर रहा है, तो इस कंडीशन में वर्क डन होगा या नहीं होगा। पढ़ते हैं इसका आंसर। डंकी इज नॉट डूइंग एनी वर्क इन केस ऑफ फिजिक्स एज द वेट ही इज कैरिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो डायरेक्शन है फोर्स की और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस कंडीशन में वर्क डन जीरो होगा। कैसे? डंकी अपनी बैक पर फोर्स कुछ लोड कैरी कर रखा है, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ, इस डायरेक्शन में, नीचे की साइड में। और जब डंकी मूव करेगा तो वो या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कितना, जीरो हो जाएगा। थर्ड पार्ट बनाते हैं, ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक विंड मिल से पानी को खींचा जा रहा है कुएं के अंदर से। तो उस कंडीशन में हमें बताना है कि वर्क डन होगा या नहीं होगा। तो आंसर है, विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल एंड डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्योंकि जब पानी को हम ऊपर की साइड में खींचेंगे तो जो ग्रेविटी लगेगी उसको नीचे की तरफ, और हम खींचेंगे पानी को किधर, ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कितना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो यहाँ पर वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी किधर, ऊपर की साइड में हो रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की साइड में। ग्रेविटी की वजह से फोर्स भी हम लगा रहे हैं ऊपर की साइड में, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी किधर हो रहा है, ऊपर की साइड में। लेकिन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो वो किधर हो रहा है हमारा नीचे की साइड में। तो इस कंडीशन में ये वर्क डन होगा। एक ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। एक ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इस कंडीशन में वर्क डन होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो नो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रेजेंट, यहाँ ना तो डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है ना ही यहाँ फोर्स प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन कितना होगा, जीरो। नेक्स्ट पार्ट, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन।
तो ड्यूरिंग द पुलिंग अ ट्रेन इंजन डज द वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द रेलवे ट्रैक एंड व्हील्स। जब एक कोई भी इंजन जब ट्रेन को कैरी पुल करेगा तो जो फोर्स लगेगा ट्रेन के ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जो फोर्स उसको खींचेगा आगे साइड में वो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट फोर्स होगा। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है कितना, अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। तो इस कंडीशन में भी वर्क डन होगा। नेक्स्ट, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। जो फूड ग्रेन है वो ड्राई सूख रही हैं सन की प्रेजेंट में, तो हमें ये बताना है कि ये वर्क डन होगा। तो ड्यूरिंग द ड्राइंग द ग्रेन्स देयर इज नो फोर्स, यहाँ फोर्स भी नहीं है। एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज प्रेजेंट सो नो वर्क इज डन। ना तो यहाँ पर हमारा फोर्स है और ना ही यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन कितना होगा, 0। तो जहाँ भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं पर वर्क डन होगा, और जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहाँ वर्क डन भी नहीं होगा। लास्ट पार्ट है इसका, ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के कारण अगर कोई सेल बोट मूव कर रही है तो इस कंडीशन में वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जब विंड एनर्जी सेल बोट होता है, जो बोट अपने पानी के अंदर देखिए नाव, वो चलेगी तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा ही होगा। तो वर्क इज डन बाय द विंड एनर्जी एज इट मूव द सेल बोट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ब्लोइंग एयर। मतलब जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में जो बोट है वो भी फ्लो करेगी। यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन भी होगा। तो जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा, 0। और अदरवाइज हम देख लेंगे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कहीं पर तो वहाँ वर्क डन भी होगा। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से ग्राउंड पर मूव किया तो जो इनिशियल पाथ था और जो फाइनल पाथ है वो उस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो हमें बताना वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो कितना वर्क डन होगा, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये हमने बताना है। तो सॉल्यूशन है इसका, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी एज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। और जो डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो अर्थ के सेंटर की तरफ है यानी नीचे की तरफ से। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। एंड when the object came towards there is a positive work done। और जब ऑब्जेक्ट नीचे की साइड में आएगा तो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही, तो उस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव। सो द टोटल वर्क डन इज 0 इन थ्रू आउट द मोशन। तो जितना ऊपर की साइड में जब फेंक रहा है तो नेगेटिव वर्क डन, और जब नीचे की साइड में ऑब्जेक्ट आएगा तो पॉजिटिव वर्क डन। तो जब नेट वर्क डन निकालेंगे तो कितना, 0। क्योंकि जितना वर्क डन लगेगा ऊपर की साइड में उतना ही वर्क डन लगेगा नीचे की साइड में ऑब्जेक्ट को आते हुए, तो नेट वर्क डन हो जाएगा 0। तो ये है हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 2 का। लाइट अ बल्ब डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व द प्रोसेस। जब एक बैटरी से एक बल्ब ग्लो करता है तो उस कंडीशन में कौन सी एनर्जी चेंज होती है वो हमें बताना है। तो बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, और हम बोल सकते हैं अगेन मैकेनिकल एनर्जी। जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम लाइट एनर्जी में, जिससे हमारा बल्ब ग्लो करता है। एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बल्ब जब देखा होगा गर्म भी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हमको हीट कर सकते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि लाइट एनर्जी से पंखे चलते हैं और जो पंखे फैन जो मूव करते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है उस टाइम, उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास change its velocity from 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। एक सर्टेन फोर्स एक्ट की गई 20 किलोग्राम मास पर, तो जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया वो 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड तक आया। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है फोर्स।
तो आंसर कर लेते हैं। इसका मास कितना दे रखा है हमें, 20 किलोग्राम। तो m दे रखा है हमें 20 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस कंडीशन में जो एनर्जी वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, फाइनल म्यू स्क्वायर माइनस कितना, mv²। तो m दोनों में कॉमन है, निकाल लिया बाहर, तो ये कितना बचा हमारा, और नीचे कितना आ जाएगा, हाफ। तो m बाहर निकाल लिया, u² माइनस कितना, b² अपॉन कितना, 2। वैल्यू रख देते हैं। तो W मास कितना है 20, u कितना हमारा 5 का स्क्वायर माइनस v कितना है हमारा 2 का स्क्वायर अपॉन कितना 2। इस 2 से ये 20 कटा कितना 10 टाइम में, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो 25 में से 4 गया तो कितना बचा 21। तो W इक्वल टू कितना आया हमारा 210 जूल। तो 210 जूल, तो 210 जूल है हमारा आंसर, यानी 210 जूल वर्क डन होगा जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा 20 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमें वेलोसिटी में चेंज दिखाता है और हमें मास दे रखा और हमसे वर्क डन पूछेगा तो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ऑन टेबल. It is moved to a point B if the line joining A and B is horizontal. What is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. वो कह रहा है ए मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट पॉइंट ए, एक मास है 10 किलोग्राम का, वो पॉइंट ए पर है एक टेबल पर. इट इज़ मूव्ड टू अ पॉइंट बी, और वो पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है. इफ़ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज़ हॉरिजॉन्टल, ए और बी के बीच में, ये जो ए और बी है, ए और बी के बीच में जो लाइन है हॉरिजॉन्टल है. तो ए और बी ये दोनों एक टेबल पे लगे, ए से बी की तरफ जा रहा है और दोनों की जो लाइन है वो कितना हॉरिजॉन्टल है. व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? एक्सप्लेन योर आंसर. तो कितना वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये हमें एक्सप्लेन करना है अपने आंसर से. तो आंसर है द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग on the body is zero because the direction of the force is vertically downward and the displacement is horizontal. Force and displacement are perpendicular to each other. ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट इस साइड में जाएगा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट कितना 10 किलोग्राम, ये जा रहा है ए से किधर बी की साइड में, और जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी वो लग रहा है नीचे की साइड में. तो हमने देखा फोर्स लग रहा है इधर और ऑब्जेक्ट अपना जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा यानी थीटा 90 डिग्री, जब थीटा 90 कॉस 90 रखेंगे 0, और 0 की मल्टीप्लाई जब इन सबसे करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 0. तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी तो उस कंडीशन में जो वर्क डन बनेगा वो कितना 0 बनेगा. तो वही है इसका रीज़न कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी की साइड में जाएगा, एक टेबल पे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, और जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से वो नीचे लग रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो कितना 0 होता है. क्वेश्चन नंबर 6, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली. डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वाई? क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी एक फ्रीली ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो रही है, होती जा रही है. डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये जो लॉ, ये जो प्रोसेस है ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी वायलेट कर, ये जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है. वाई, क्यों करता है ये हमें बताना है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में.
तो आंसर इसका करते हैं, वो कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करती है। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो वायलेट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, क्यों, ये हमें बताना है। तो आंसर है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज as its velocity increases gradually. So in this way the total mechanical energy, kinetic energy plus potential energy remain constant. Thus the law of conservation of energy is not violated. आंसर है जो पोटेंशियल एनर्जी है एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज करेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। कहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और कहीं अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो उसने वही कहा है कि तो पोटेंशियल एनर्जी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज करेगी एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। सो इन दिस वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी। और दस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को ये वायलेट नहीं करेगी, यानी उसको फॉलो ये करेगी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास वो क्या रहती है, हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहती है। हमने अभी पढ़ा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डेट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल। तो जब हम एक बाईसाइकिल को राइड करते हैं तो उस कंडीशन में कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हमें बताना है, कितनी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आंसर है द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एंड रोटेशनल एनर्जी। कोई भी पर्सन जब किसी बाईसाइकिल को राइड करता है तो जो उसकी मस्कुलर एनर्जी है, क्योंकि जब वो साइकिल को पैडल मारेगा तो अपनी मस्कुलर एनर्जी से पैडल मारेगा, तो जो उसकी मस्कुलर एनर्जी है, जो साइकिल रेस्ट में जब वो उसको अपनी मस्कुलर एनर्जी देगा, पैडल मारेगा, तो वो मोशन में आएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उस कंडीशन में उसके पास जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो जो उसकी मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। क्योंकि जब उसका जो टायर है वो रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रोटेशनल एनर्जी की फॉर्म में होगी। एनर्जी ऑफ व्हील्स ऑफ अ साइकिल विच फर्दर कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी टू रन द बाईसाइकिल। वही जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आएगा, जब वो मोशन करेगा तो उस कंडीशन में जो एनर्जी उसके पास होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी पर्सन जो बाईसाइकिल को राइड करेगा उसकी मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन में आएगा। क्वेश्चन है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। क्वेश्चन है, जब हम अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक बड़े से चट्टान को, जब हम उसको पुश करते हैं तो वो चट्टान हमारा नहीं मूव करता है, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी है वो हमारी कहाँ गई वो हमें बताना है। तो आंसर है, व्हेन यू पुश द रॉक एंड फेल टू मूव इट, सम ऑफ आवर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द रॉक इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रेस्ट आवर एनर्जी इट्स गोज टू इन्वायरमेंट थ्रू आवर मसल्स एंड द सरफेस बिटवीन द रॉक एंड आउट हैंड। आंसर है, जब हम किसी रॉक को पुश करते हैं और उसे मूव कराने में जब फेल हो जाते हैं तो जो हमारी एनर्जी होती है वो रॉक एब्जॉर्ब कर लेता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है तो उस टाइम जो उसके पास एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब हम उसको मूव कराएंगे तो जो हमारा मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, और जो बची हुई एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज इन दिस जूल्स। तो कह रहा है एक सर्टेन हाउस होल्ड है वो 250 यूनिट ऑफ एनर्जी एक महीने में कंज्यूम करता है, तो हमें बताना है कि उसकी एनर्जी जूल में कितनी होगी। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होती है इक्वल टू 36
3600 किलोवाट। तो 1 किलोवाट में आता है 1000, तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू कितना 3600, 1 2 3 3 0 और हमारे आ जाएंगे। तो 250 यूनिट में कितने कह रहा है वो, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। 250 यूनिट्स में आ जाएगा कितना 250 इंटू कितना 36, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। तो जीरो को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। तो 250 यूनिट में 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल एनर्जी होगी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, what is its potential energy if the object allowed to fall? Find its kinetic energy when it's half way down। क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 40 किलोग्राम है और एक हाइट पर है, और हाइट जो है वो कितनी 5 मीटर अब द ग्राउंड से 5 मीटर है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इफ द ऑब्जेक्ट अलाउड टू फॉल। फाइंड, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब वो ऑब्जेक्ट फॉल करके गिर गया। वह फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, और उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। व्हेन इट्स हाफ वे डाउन, जब वो आधे रास्ते में आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये हमें बताना है। तो ये है क्वेश्चन का मीनिंग। अब करते हैं इसका आंसर। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी mgh। तो मास कितना दे रखा है हमारा, m दे रखा है कितना 40 kg, हाइट कितनी दे रखी है 5 मीटर, और g की वैल्यू हमें बताई होती है या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं या फिर हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। हम 10 ले लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, m कितना 40 इंटू जी कितना 10 इंटू हाइट कितनी 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना 20 थी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आया 2000 जूल। अब हमें निकालना सेकंड कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब हमें बताना उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यानी उसके पास एनर्जी कितनी होगी। तो लिख लेते द ऑब्जेक्ट हाफ वे डाउन इट्स एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट आधे में आ जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली है हमने 1000, और जब हाफ में आ जाएगा तो हाफ से डिवाइड कर देंगे तो कितना ही हमारा 1000 जूल। तो आंसर कितना आएगा हमारा 1000 जूल। जब ऑब्जेक्ट हाफ में आ जाएगा तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 1000 जूल हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब पूरा ऊपर हाइट पर रखा है तो कितना 2000 जूल आ रही है, और जब आधे रास्ते में आ जाएगा तो एनर्जी भी आधी हो जाएगी, तो कितना 1000 जूल। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। जब कोई सैटेलाइट ग्रेविटी की वजह से वर्क डन करेगी अर्थ के चारों तरफ, तो उस कंडीशन में बताना है कितना वर्क डन होगा और हमें हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है। तो आंसर है व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स around the earth the displacement in short interval is along the tangential direction and the force gravitational force, कौन सा फोर्स लगेगा gravitational force it towards the center of the earth since the force and displacement are perpendicular to each other the work done by the gravitational force is 0। क्वेश्चन है जब एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ मूव करेगी तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक शॉर्ट इंटरवल में अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। मान लो ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ कर रही है, तो जो फोर्स लगेगा जो एक छोटे से ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऐसे ये हल्के से हमने ऑब्जेक्ट ले लिया डायरेक्शन, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा तो इसकी डायरेक्शन है ऐसी टेंजेंशियल, और जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो किधर लगेगा अर्थ के सेंटर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनना 90 डिग्री, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में
दोनों की डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर, और जब डायरेक्शन दोनों की परपेंडिकुलर होती है तो उस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो कितना, जीरो। तो यहाँ भी कितना वर्क डन, जीरो ही लगेगा, क्योंकि अगर एक छोटे से शॉर्ट इंटरवल में ले लें तो जो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशियल ऐसे ही जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया बहुत बड़ा होगा, और जो फोर्स लगेगा हर एक कंडीशन में वो कितना लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के टूवर्ड्स। तो बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री तो उस कंडीशन में वर्क डन जीरो। तो ये तो आंसर है, कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड एंड टीचर। क्वेश्चन कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो वो बिना किसी फोर्स की एब्सेंस में हो। तो इसको सोचना है और डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को विद योर फ्रेंड एंड टीचर, अपने फ्रेंड और टीचर के साथ। तो इसका रीज़न यस, इट इज़ ट्रू देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन जीरो होगा तो मास की मल्टीप्लाई जीरो से होगी तो जीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी कितना, जीरो हो जाएगा। तो रीज़न है इफ़ ए इक्वल टू जीरो, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो, द ऑब्जेक्ट इज आइदर एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में या फिर एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, कि स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इन केस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और किसी एक केस में अगर ऑब्जेक्ट किसमें स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स देयर मे बी डिस्प्लेसमेंट इन द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन कितना है, जीरो। जब एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो यही रीज़न है इस क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, ए पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer. वो कह रहा है एक पर्सन है, उसने एक बंडल अपने सर के ऊपर, हेड के ऊपर एक कैरी कर रखा है 30 मिनट तक। फिर 30 मिनट के बाद वो थक गया और हमें बताना है कि उसने काम किया या नहीं किया, अपने आंसर से जस्टिफाई करना है। तो कोई भी अगर ये पर्सन है, इसके ऊपर अगर कोई बंडल रखा हुआ तो फोर्स लगेगा ग्रेविटी की तरफ इधर, पर्सन चाहे इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है तो फोर्स लग रहा है इस कंडीशन, इधर इस साइड में ड्यू टू ग्रेविटी में, अर्थ के सेंटर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में एंगल बनना है कितना, 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन होता है जीरो। तो यहाँ पर वर्क डन होगा जीरो। तो इसका रीजन देखते हैं, द पर्सन होल्डिंग अ बंडल ऑफ हे गेट्स टायर्ड बिकॉज हिज मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द थर्मल एनर्जी। There is no displacement at all, so he had no work as work done force into displacement. An electric heater is rated 50-100 watt. How much energy does it use in 10 hour? एक इलेक्ट्रिक हीटर है वो 1500 वाट का है, तो 10 घंटे तक अगर उसको हमने यूज़ में लिया तो कितनी एनर्जी लगेगी हमें बताना है। तो पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर कितनी दे रखी है, वाट में दे रखी है, तो 1500 एनर्जी हमें निकालनी है, और टाइम कितना दे रखा है, 10 घंटा। तो ये घंटे में दे रखा है, घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट, फिर अगेन इस 60 को सेकंड में चेंज करेंगे तो अगेन 60 मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ, तो एनर्जी इक्वल टू कितना, एनर्जी इक्वल टू 1500 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 60, 1 0 2 0 3 0 और 2 कितना 5 0। तो 15 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 की पावर कितना 5। इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये हमारा 54 00 इंटू 10 की पावर 5, 540। तो कितना 554 और 1 0 और आ जाएगा तो कितना 10 की पावर 6 जूल। तो 54 इंटू 10 की पावर 6 जूल उसको एनर्जी लगेगी अगर उसका जो हीटर है अगर वो 1500 वाट का है और उसको 10 घंटे यूज़ किया जाता है, 10 आवर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम bob to one side and allow to its oscillate. Why does the bob eventually come to rest
व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली इट इज इट अ वॉल्यूशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमें डिस्कस करना है और बताना है। एक हमें पेंडुलम को ड्रॉ करना है और उसको ऑसिलेट कराना है, फिर उसके बाद बताना है कि उसकी एनर्जी में क्या चेंजेस आता है जब वो रेस्ट में आता है और जब वो मोशन में आता है, और क्या ये वायलेशन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ये भी हमें बताना है। तो बना लेते हैं एक बॉब। अब ये जब ऑसिलेट करेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी, इसको ए और इसको बी, ये हमारे पास पॉइंट है। जब ये यहाँ जा रहा है तो हम देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर होता है तो वहाँ पर उसकी पास जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, वो जब रेस्ट में होता है। यहाँ ये जब रेस्ट में है, जब ये पी से ए के पास जाएगा पी टू ए, जब पी से ए के पास जाएगा तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीजेस। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। सेकंड कंडीशन में बॉब पी से जब बी के पास जाएगा तो अगेन जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। तो हमें यह देखा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इस कंडीशन से पता लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायोलेशन नहीं करता, क्योंकि जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हो रही है, लेकिन ना तो वो घट रही है ना ही बढ़ रही है टोटल एनर्जी। जब हम इसको ऑसिलेट कराएंगे तो जब बॉब ये मूव करेगा और आते 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 जब ये रेस्ट में रहेगा तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, एयर इसके ऊपर फोर्स लगाएगी इसको रेस्ट में लाने के लिए, क्योंकि इसके मोशन को अपोज करेगी। और जब कोई ऑब्जेक्ट को हम जब मोशन में लेके आते हैं, जब उसको हम बहुत तेज़ी से मूव कराते हैं तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, यानी ये जो एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, द बॉब come to rest तो वही सेम रीजन, द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट एन अकाउंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जब बॉब को ऑसिलेट कराएंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि इसके मोशन को एयर अपोज करेगी अपने फोर्स से। तो जो टोटल एनर्जी होगी जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो एनर्जी इसको ऑसिलेट कराते टाइम जो एनर्जी दी गई थी वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी हीट एनर्जी में, क्योंकि ये जो बॉब है वो गर्म हो जाएगा। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कभी भी, ना तो वो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ भी एनर्जी बस क्या हो गई, हमारी चेंज ही हो गई, कन्वर्ट ही हो गई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें, कंपेयर कर लें ऐसे, तो ये क्या है हमारा
कुछ हाइट है और ये हाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ए से पी की साइड में जाएगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ऐसे ही जब बी से पी की तरफ जाएगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और जब पी से ए की तरफ जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज़ होगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज़ होगी। और यहाँ भी जब पी से बी की तरफ जाएगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो एक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, यानी टोटल एनर्जी जो है इस बॉब के पास वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और सेकंड कंडीशन देखें, जब ये बॉब ऑसिलेट करेगा तो इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस लगेगा, यानी हवा क्या करेगी, इसके मोशन को अपोज करेगी। तो धीरे धीरे ये जो बॉब है ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो जो एनर्जी इसको ऑसिलेट करते टाइम दी गई थी वो कहाँ गई, तो जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया तो कुछ एनर्जी तो इसके पास चली गई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और कुछ एनर्जी जो थी इसमें कन्वर्ट हो गई किसकी, हीट एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि जब बॉब होगा ना गर्म हो जाएगा। चेक कर लेना आप ये एग्जाम्पल करके। क्वेश्चन नंबर 16 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी b, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास मास m है, इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है b। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो कितना वर्क उसने करा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया तब। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास जो एनर्जी आती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है हमारा, हाफ mv²। और जब काइनेटिक एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। कम टू रेस्ट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, 0। तो W इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन एनर्जी, यानी चेंज इन एनर्जी, ये होता है हमारा वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, जो एनर्जी में चेंज आया वही हमारा वर्क डन होता है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना, चेंज इन एनर्जी। तो W इक्वल टू इनिशियल उसके पास कितनी थी, हाफ mv², और बाद में जब वो रेस्ट में आया तो कितना, 0। तो W इक्वल टू ये कितना आया हमारा, हाफ mv²। इतनी एनर्जी उसके पास होगी जब वो रेस्ट में आ जाएगा। इतना वर्क डन वो करेगा जब वो रेस्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा ये हमारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमें मास दे रखा है m, ये गिवन है, और वेलोसिटी भी हमें दे रखी है v, और ये भी क्या है, गिवन है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने हमारा आंसर बना लिया। तो जब ऑब्जेक्ट उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मूव कराएंगे तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा तो वो इतना वर्क डन करेगा, हाफ mv²। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है, एक कार है जिसका मास 1500 किलोग्राम है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब मूव कर रही है, उसको स्टॉप कराते टाइम कितना वर्क डन हुआ ये हमें बताना है। तो लिख लेते हैं, मास कितना दे रखा है, 1500 किलोग्राम, वेलोसिटी दे रखी है हमें कितना, इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे, ये कितना हमारा u इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जब इनिशियल जो पहले स्पीड होती है वो, जब वो रेस्ट में आ गई तो फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 0। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 5 अपॉन कितना, 18। ये गया 6 से 10 टाइम में, ये गया 6 से 3 टाइम में, तो आया कितना, 50/√3 मीटर पर सेकेंड। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो लिख लेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल टू कितना, हाफ mU² माइनस कितना, हाफ mv²। जब कार रुक गई तो वेलोसिटी होगी उसकी 0, तो ये हाफ ऐसे रहा, मास कितना, ये 1500 इंटू U कितना, 50/3 का होल स्क्वायर, माइनस मास कितना हमारा 1500, जब कार स्टॉप होगी तो वेलोसिटी होगी 0 और अपन कितना 2, तो ये तो बन गया उधर 0।
तो W इक्वल टू कितना हाफ इंटू कितना 1500 इंटू इसको खोलेंगे तो कितना 50 इंटू 50/3 ये कटा कितने टाइम में, इतने टाइम में, तो कितना, और ये कटा कितना 25 टाइम में, तो आया कितना 500 इंटू कितना 25 इंटू 50 कितना 3। तो वर्क डन निकालेंगे हम, वर्क डन इक्वल टू आएगा मल्टीप्लाई करके 20833.3 जूल। तो ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का। बस वही, जब भी हमें वेलोसिटी वगैरह दे रखी होगी तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही लगाना है वर्क डन निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट of mass m. The direction of the displacement is from west to east. Shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and start whether the work done by the force is negative, positive और zero. उसने बोल रखा है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास m है और इसकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखाई गई है। तो तुम्हें एरो से और तुम्हें बताना है कि इसमें वर्क डन किस में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा और किस में ज़ीरो होगा। तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन ये है और ये हमारा फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इस कंडीशन में वर्क डन होता है ज़ीरो। यहाँ फोर्स की डायरेक्शन भी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी, दोनों का एरो क्या डायरेक्शन का, दोनों सेम है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो इस कंडीशन में वर्क डन होता है पॉजिटिव। थर्ड पे आते हैं, फोर्स की डायरेक्शन है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव माइनस एक्स एक्सिस की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन का है अपोजिट। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, नेगेटिव। और स्टार्टिंग में जब हमने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी तब हमने वहाँ सीखा था कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है और जीरो वर्क डन क्या होता है। तो वही इसका रीज़न लिखा है, लिख लेते हैं। इन फर्स्ट केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वर्क डन इज जीरो। सेकंड कंडीशन में, इन द सेकंड केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। इन द थर्ड केस द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द वर्क डन इज नेगेटिव। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उस कंडीशन में वर्क डन होगा जीरो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तब वहाँ वर्क डन होगा पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उस कंडीशन में वर्क डन होगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोनी सेज दैट द एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर बाय। क्वेश्चन है कि सोनी ने बोला है कि एक्सीलरेशन एक ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है अगर उसके ऊपर कुछ फोर्सेज एक्ट करें। डू यू एग्री विद हर, क्या हम उससे एग्री हैं और क्यों है ये हमें बताना है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, तो आंसर है इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन इज जीरो देन द एक्सीलरेशन विल बी जीरो। अगर जो रिजल्टेंट है फोर्स का जो डिफरेंट डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है अगर वो जीरो है तो एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स अगर जीरो हो गया तो मास इंटू कितना एक्सीलरेशन, तो जीरो अपॉन कितना मास इंटू कितना एक्सीलरेशन, और जीरो के नीचे कुछ भी होता है तो कितना आ जाता है, जीरो। तो एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। तो हम बोल सकते हैं अगर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सीलरेशन भी कितना, जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। 4 डिवाइसेस हैं, हर एक का जो पावर है कितना, 500 वाट। घंटे तक वो यूज़ में आ रहे हैं तो हमें बताना है कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू कितना, एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर कितनी दे रखी है हमें, एक की निकालेंगे और किसकी पूछ रहा है, तो एक डिवाइस, द पावर ऑफ
वन डिवाइस कंज्यूम्ड कितना 500 वाट। तो पावर कितना हो जाएगा 4 का डिवाइसेस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 कितना 4 तो कितना 2000 वाट। अब एनर्जी पावर इक्वल टू कितना एनर्जी अपॉन टाइम, तो पावर कितनी है 2000, एनर्जी हमें निकालनी है, टाइम कितना है 10 आवर, किलो वाट आवर में बोल रहा है तो इसमें मीटर पर सेकंड में इसको हम सेकंड में चेंज नहीं करेंगे, आवर में ही रहने देंगे। तो कितना 10, तो एनर्जी इक्वल टू कितना है 2000 इंटू कितना 10, तो एनर्जी इक्वल टू 20,000 जूल। तो 20,000 यूनिट, किलोवाट आवर लिखेंगे, जूल में नहीं लिखा है हमने क्योंकि जूल में हम किलोमीटर पर आवर में करते तो किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर को ही हम यूनिट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहा है एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, इवेंचुअली अचानक से वो स्टॉप हो गया जब वो ग्राउंड से पर आया, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हुआ ये हमें बताना है। तो आंसर है व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। As the body and the ground become warm due to its collision, sound and into potential energy due to change of shape or deformation। वो कह रहा है जब एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को वो ग्राउंड पर आकर जब रीच करता है तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप तेज़ी से ज़मीन के ऊपर फेंकोगे तो वो गर्म हो जाता है, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ग्राउंड है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके कॉलिजन, ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के कॉलिजन की वजह से। और जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर आगे लगेगा तो वहाँ पर क्या वो करेगा, साउंड क्रिएट करेगा, तो साउंड एनर्जी भी वहाँ पर निकलेगी, एन इंटू पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी वहाँ पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, और काइनेटिक एनर्जी, और जब वो ऑब्जेक्ट रुकेगा रेस्ट में आएगा तो उसके पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो साउंड एनर्जी एंड इट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, जब कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में आ जाता है तो उसके पास एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो वही जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को इवेंचुअली जब ग्राउंड पर स्टॉप करेंगे तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का।